चलो शुरू करें, है ना। द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, द बेसिक। ठीक है, तो शिवानी स्पेशली फॉर यू, एब्सर्ड मतलब बकवास, है ना। एब्सर्डिटी मतलब नहीं नहीं, उसके लिए ये लिख दो। एब्सर्डिटी मतलब नहीं, एब्सर्ड मतलब होता है कि बेतुकापन, लिख लो, नीचे लिख लो बेतुकापन, है ना। मतलब ऐसा थिएटर जो बेतुका हो। अच्छा, बेतुका मतलब ऐसा कि जिसको पढ़ने से कोई सेंस ही ना आता हो, हालांकि सेंस होता है। सबसे शानदार एग्जांपल से ही शुरुआत कर रहे हैं, द वेटिंग फॉर गोडॉट। गोडॉट, हाँ, द वेटिंग फॉर गोडॉट बाय सैमुअल बेकेट, है ना। हाँ, वेटिंग फॉर गोडॉट इस अपने इस फील्ड का, द थिएटर ऑफ एब्सर्ड का सबसे, द वेटिंग फॉर, GODO, DOT, राइटर मत लिखना, सैमुअल बेकेट ही आज आ जा आ है, वो तो अपने आप आ जा में, है ना। चलो अभी लिखना, चलो आगे बढ़े, बेसिक देख लें इसका क्या है। द टर्म theater of absurd was coined by Martin Esslin in his 1962 book by that title. It referred to the work of loosely associated group of dramatists who first emerged during and after the World War II. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक ग्रुप निकल के आया जिसमें एक राइटर भी थे जिनका नाम था मार्टिन एस्लिन। इनकी बुक सेम टाइटल से आई थी, द थिएटर ऑफ एब्सर्ड के नाम से, जिसमें ये शब्द उनने पहली बार बताया। मार्टिन एस्लिन को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फिगर है, क्योंकि इस जॉनरा की शुरुआत भैया ने करी और इसके बाद आपको भयंकर वर्क मिलेंगे इस फील्ड में, है ना। और इसी फील्ड से वो क्या नाम है, एडवर्ड एलवी, है ना, ये अपने भैया और रहा है। चलो आगे बढ़े, सही है, प्रिकेरियसनेस। चलो देखें, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड केम अबाउट अ रिएक्शन टू वर्ल्ड वॉर सेकेंड। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भी कुछ हुआ, मतलब सॉरी, द्वितीय विश्व युद्ध में जो हुआ उसी के रिएक्शन के परिणाम स्वरूप हमें क्या मिला, एब्सर्डिटी देखने। क्यों मिली होगी देखने, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड ने हमें वो सब कुछ दिखाया जो आज तक ह्यूमन ने नहीं देखा था, भी इसी के फर्स्ट के बाद आई थी। लॉस्ट जनरेशन, वो भी फर्स्ट के बाद आई थी। ग्रेवयार्ड, वॉर पोइट्स, ठीक है, ये सब फर्स्ट WW1 के बाद के हैं ये लोग, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद के। सेकेंड के बाद तो शांति हो गई थी। सेकेंड के बाद सिचुएशन ये थी कि सब के सब दुखी लोग बचे, मतलब निराश लोग बचे थे, मतलब ऐसा लगता था कि जीवन में कुछ बचा ही नहीं। क्यों सोचेंगे, पता है ऐसा, जब जित तो पैसा तो सब रोड़ गओ, लोग घरों से निकल के कहाँ आ गए, रोड पे आ गए, हर कोई गरीबी की जिंदगी जी रहा हो। हाँ हाँ, ये कहलाता है, मतलब हाँ, द ग्लोबल नेचर ऑफ दिस वॉर रिजल्टिंग ट्रॉमा ऑफ लिविंग अंडर द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर एनहिलेशन। मतलब न्यूक्लियर वॉर में जो तबाही हुई थी ना, जो नुकसान हुआ था, जो दुख हाथ लगा था, निराशा हाथ लगी थी, तो उसके परिणाम स्वरूप जो लोगों ने जो झेला ना, वो हमें यहाँ देखा। इनटू द स्टार्क पर्सपेक्टिव, सटीक नजरिया ऑफ एसेंशियल प्रिकेरियसनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब क्या था प्रिकेरियसनेस,
हाँ, तो मानव जीवन की जो पराधीनता है चीजों के प्रति, जैसे हम और आप पराधीन हैं कुछ खास चीजों के लिए, है ना। जैसे क्या बता दें, जैसे तुम पराधीन हो ठंडे पानी के लिए, तो हमें ठंडा पानी पसंद है, पराधीनता कहलाती है। कुछ खास वजहों से जकड़े रहना ना, जैसे हम हैं तो हमारी भी पराधीनता है, पर हमारी पराधीनता नहीं है, उसको हम पराधीनता नहीं कहेंगे। पराधीनता तब होती जब हमें बिना पंखे के नींद ना आती। हमारी पराधीनता ये है कि हमें गर्मी में ही पंखा न मिले तो हम, है ना, मतलब फैसिलिटीज ज्यादा ना मिले तो ज्यादा टेंशन नहीं लेते, है ना, इट्स ओके बोल के। हाँ, सिर्फ मच्छरों से तकलीफ है, उसके लिए मच्छरदानी। ये जो है ना, ये नजरिया जो है ये अपन ने डेवलप किया है, क्योंकि देखो परिस्थितियां कब बुरी आ जाएं सच में कोई भरोसा नहीं। बॉयज के साथ तो फिर भी कम ही होता है, गर्ल्स के साथ बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, कब ऐसा मौका आ जाए, बहुत आता है। और तो उस सिचुएशन में सब जब जागे तब आप में क्षमता होनी चाहिए सोने की, ताकि आपके दूसरे दिन का काम डिस्टर्ब ना हो। नहीं तो नींदें खराब होती हैं तो लोग बीमार पड़ते हैं, अपनी होने ही नहीं दें अपन। जो कुछ प्रकृति ने दिया उसको लो बस। ठीक, नेक्स्ट, इट टेक द बेसिस ऑफ एसेंशियल फिलॉसफी। एक्सिस्टेंशियल मतलब जो विद्यमान, जो दर्शन है, जो मौजूद है, उसी से इनने ज्ञान लिया है। किसने? थिएटर ऑफ एब्सर्ड ने। एसेंशियल, सॉरी, एग्जिस्टेंशियल, सॉरी एग्जिस्टेंशियल, अनक से जीवे मरोड़ो। हाँ, आ गए एग्जिस्टेंशियल। तो इस दो पैरा में समझ में आया। ये जो प्ले राइट थे, द एब्सर्ड व्यू मतलब जीवन का बेतुका नजरिया, एग्जिस्टेंशियली जो अस्तित्वमान है, एक्सप्रेस द सेंसलेसनेस, आ गया। सेंसलेस मतलब का कोई अर्थ ही नहीं निकल, सेंसलेसनेस मतलब अर्थहीन विचार ऑफ इट, मतलब इस जीवन का। तो ऐसे ऐसे नाटक हैं जिनको देखोगी लास्ट में कहोगी कि हम समझे क्या। चलो कुछ और बता दे रहे। मोस्ट ऑफ द प्ले एक्सप्रेस द सेंस ऑफ वंडर, कुछ प्ले हैं जो सेंस को बता दें, जैसे वंडर, इनकॉम्प्रिहेंशन, इनकॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है वार्तालाप, इनकॉम्प्रिहेंशन मतलब जहां कोई बात ही नहीं होती, एंड एट टाइम डेस्पेरेट मीनिंगलेसनेस, अर्थहीनता, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मानव के जीवन की, सिंस दे डू नॉट बिलीव इन अ रेशनल एंड वेल मीनिंग यूनिवर्स, ये मौजूद दुनिया पे विश्वास नहीं करते, ना ही इस यूनिवर्स पे। दे डू नॉट सी एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोल्यूशन, ना ही किसी समाधान की ये लोग संभावना की बात करते हैं, ऑफ द प्रॉब्लम दे प्रेजेंट, जो इनके सामने समस्या है। तुम्हारे लिए ये समझना ही बड़ा कठिन है कि किस टाइप का लिटरेचर थिएटर ऑफ एब्सर्ड में आएगा। तो इस टाइप का आएगा। क्या निकला था इन दोनों का? ओके, द एब्सर्डिट प्लेराइट्स, जो एब्सर्डिट प्लेराइट्स हैं, गिव आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, इनने एक कलात्मक एक्सप्रेशन दिया, मतलब लिखा, टू एल्बर्ट कामस, जिनमें प्रमुख व्यक्ति हैं एल्बर्ट कैमस। इनको क्या बोलते हैं? एल्बर्ट कैमू। क्या पढ़ते हैं इनको? एल्बर्ट कैमू, एस साइलेंट होता है, हाँ, कैमू। इनकी एक फिलॉसफी है एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी,
जो कि इलिस्ट्रेट करती है अपने ऐसे में। कौन सी ऐसे में? हाँ हाँ। तो ये कैमू का वर्क क्या है? मिथ ऑफ सिसिफस। याद रखना, कैमू भैया भी काम के हैं, उनका ये वर्क भी काम का है, जिसमें इनने ये बताया। और साथ ही ये कहते हैं द मिथ ऑफ सिसिफस इज द हार्बिंगर ऑफ द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के ये अग्रगामी हैं, अग्रदूत हैं, या उसके अगुआ हैं। जिस मतलब इस चीज को शुरू करने वाले ये फर्स्ट पर्सन थे। ठीक, ओके। नाउ गो टू द नेक्स्ट। सिसिफस पनिश्ड बाय द गॉड्स। चलो देखो, अब हमें यहाँ पे इस पेज में सिसिफस की कहानी बताइए, है ना, कि उस वर्क में क्या था। तो सिसिफस पनिश्ड बाय द गॉड। सिसिफस को किसने? गॉड ने पनिशमेंट दी। मस्ट रोल अ ह्यूज रॉक अप अ हिल। कि उसको एक बहुत बड़ा पत्थर जो है उसको पहाड़ पे चढ़ाना है, लुका के ले जाना है ना। पहाड़ पे चढ़ाना है मतलब उल्टा चढ़ाना है, ठीक है। एंड वंस ही रीच द समिट, एक बार वो ऊंचाई पे पहुंच जाता है, ही मस्ट थ्रो इट डाउन, उस पत्थर को नीचे फेंक दिया जाएगा। एंड स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, और वो फिर से वही शुरू करेगा। मतलब सुनते जाओ। सिसिफस फॉरएवर रोल्स अ स्टोन अप एन हिल, वो हमेशा पत्थर को ऊपर ले जाता। एंड इज फॉरएवर अवेयर दैट, और उसको ये पता भी होता था कि उसके साथ ये होगा। इज द स्टोन विल नेवर रीच द टॉप, है ना। क्या फॉरएवर अवेयर दैट इट नेवर रीच द टॉप। हाँ, जो पत्थर है, हाँ, अगर वो नहीं छूटता है तो द एब्सर्डिटी हियर इज द व्हाई एंड आल्सो द हाउ। मतलब उसको पता होता है कि मेरे पत्थर को वहां से नीचे फेंक दिया जाएगा, लेकिन भैया फिर भी ऊपर ले जा रहा हूं। द सेंसलेसनेस रहेगा। हाँ। अब तुम जाओ का सोचो कि पहली चीज वो क्या कर रहा हो, और दूसरी चीज क्या कर रहा हो भैया। हाँ, तो यहाँ हालांकि उसको गॉड ने पनिश किया है तो वो भोग रहा है, लेकिन इस पनिशमेंट का कोई फल नहीं है। तो यही एब्सर्डिटी का एक एग्जांपल, कि एब्सर्डिटी एक तो ये होती है। ओके, फिर आगे देखें इसी बात पे। तो केमस आर्ग्यूड, हमारे जो केमू भैया हैं वो आर्ग्यू करते हैं दैट ह्यूमैनिटी हैड टू रिजाइन इटसेल्फ, मानवता ने खुद को रिजाइन कर दिया, टू रिकॉग्नाइजिंग, पहचानने से, दैट अ फुली सेटिस्फाइंग रैशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ द यूनिवर्स वाज बियॉन्ड इट्स रीच। मतलब हमारी मानव समझ ने, मानवता ने ये चीज स्वीकार करना छोड़ दिया है कि ये जो यूनिवर्स है वो हमें मतलब कि हमें फुल सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, है ना। और ये जो यूनिवर्स है वो रैशनल है। रैशनल है मतलब किसी से घंटा मतलब नहीं, लेकिन हम मानव को वो चाहिए। इन दैट सेंस, तो इससे अर्थ ये निकलता है द वर्ल्ड मस्ट अल्टीमेटली बी सीन एज एब्सर्ड। इससे हमें जो समझ में आता है कि जब दुनिया वाकई में बेतुकी है, हमें चाहिए सेटिस्फेक्शन, ठीक है, और यूनिवर्स अपने हिसाब से काम करे। मतलब वो ऐसे ही बात समझ लो कि जीवन भर तेने कमाओ रे, मनो कबू सुख से न खा पाओ, है ना। हाँ, देखा उस वर्ग को, है ना। मतलब देखो, उस व्यक्ति की मूर्खता पे भी हंसी आती है, कैसा लगा रहता है वो, मतलब, है ना। बच्चे चोरी करते हैं तो भी गलत सही किए थे, अरे अरे हमरे बच्चा, हमरे बच्चा। और पूरे जीवन भर सोचो 63 साल को हो जाता है, बाकी बाद भी क्या किए थे। अरे यहाँ मैं अपने सेल्समैन के काम सोच, मतलब उसकी मूर्खता पे फिर मालूम है दया आने लगती है ना। मतलब क्या ही बताएं।
एक बात हालांकि अच्छी बोली गई है, लिखने वाले को जो कुछ आए लिख देना चाहिए, आगे जो सोचने का काम रीडर का है। खुद न सोचो, रीडर पर सोचो, और हकीकत राइटर के साथ ही दफन हो जाती। हकीकत राइटर के साथ ही दफन हो जाती है। यह चीज नहीं बताया। जाको आंसर जब तुम खुद दिमाग से निकालो, हमारे पास जाको आंसर है, काहे कि हम सोच कर रखे हैं काय, लेकिन हम जाको आंसर दे हैं नहीं। कुछ नहीं, तुम्हें जिस दिन तुम्हारे जमी जाको आंसर आगो ना समझ में, तो तुम खुद के हो, वही तरीका है। तो जोनरा तुम्हारा होगा, तुम डिसाइड करो। हम होते कौन है ये बताने वाले कि कैसे लिखना चाहिए। नहीं, हम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्यों हमारे तरीके को तुम फॉलो करो? नहीं, तो हमसे तुम तरीका पूछ क्यों रही? क्यों हमसे तरीका जानने की कोशिश कर रही कैसे लिखो? हाँ तो बस लिखो, ठीक। योर राइटिंग फॉलोड बाय योर चॉइस, नॉट माइन, है ना? हाँ, योर राइटिंग रिप्रेजेंट योर सेल्फ, नॉट माइन। समझ गई? योर राइटिंग इज द फेस ऑफ योर व्यूज। हाँ, योर व्यूज, नॉट अ माइन, है ना? बिकॉज ऑफ यू आर यू, नॉट आई। ठीक, यही सच है। तुम हो तो तुम खुद को रखो। हाँ, का क्या ठीक, तो ये एब्सर्डिटी तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कंसिस्टेंसी बनी रहे। द थिएटर ऑफ एब्सर्ड डज नॉट आर्ग्यू, ये इस चीज पे आर्ग्यू नहीं करता, द एब्सर्डिटी ऑफ द ह्यूमन कंडीशन, एक इंसान की ह्यूमन कंडीशन पे। इट्स merely represents, or it merely present it in being via concrete stage image। हाँ, नहीं, कॉन्क्रीट स्टेज इमेज मतलब ऐसे समझो, ये सेंटेंस है, ये सेंस बता रहा, देखो कि समाज में नियम का है, मैं यहां से मार्केट जाऊंगा, कुछ सामान खरीदूंगा, घर आऊंगा, जो कहा समाज को नियम। अब सुनो, जहां एब्सर्डिटी का है, मैं सिर्फ मार्केट जाऊं और चौराहे से फिर घर आ जाऊं, और फिर जाऊं और फिर आ जाऊं। तो कॉन्क्रीट स्टेज क्या थी जो हमने बताई पहले? पहले हमने बताया कि मार्केट हम क्यों जाते हैं, ये कॉन्क्रीट स्टेज है। देखो, तो अब समझ में आ रहा है ये वर्ड्स के मीनिंग ऐसे होते हैं। लेकिन एब्सर्डिटी, चौराहे गए, उच्च से वापस आ गए, चौराहे गए, वापस आ गए। अब देख बार क्या, हे प्रभु, हे हरि राम, जगन्नाथम कृष्ण प्रेमानंदम। तो ये क्या होगा, है ना? तो ये है, चलो, यस, इट क्रिएट अ स्टाइल ऑफ थिएटर, ये एक प्रकार का थिएटर का स्टाइल है, विच रिप्रेजेंट अ वर्ल्ड विच कैन नॉट बी लॉजिकली एक्सप्लेन। ये बताता है कि ये जो दुनिया है इसको लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सही है? देखो, एक सोचने वाली बात आती है कि हमें जो चीज एब्सर्डिटी लग रही है, जरूरी है वो एब्सर्डिटी हो? एक व्यक्ति यहां से सीधा बरमान चौराहा जा रहा है, चौराहे से घर आ रहा है, फिर बरमान चौराहा जा रहा है, फिर घर आ रहा है, तुम कैसे कह सकते हो कि ये बेतुकापन है? 99.99% लोग यही कहेंगे ये बेतुकापन है। ओके, अब सुनना। हाँ, क्या पता उस व्यक्ति को टहलना हो और उसके लिए कंफर्ट जोन यही हो। हाँ, टहलने वाले लोग यही तो एब्सर्डिटी करते हैं। जैसे शाम को हम और अजय जानते, हम लोग जाते हैं, तो हम लोग हाईवे जाते हैं और हाईवे से मुसलमान मान लो और फिर लौट जाते हैं, तो देखने वाले के लिए हम लोग एब्सर्ड लगेंगे नहीं? इतना तक जी कहा आ रहा है।
चलो, हाँ हम ये बोल रहे तुम लोग विश्वास नहीं करोगी, हम इतने पॉजिटिव आदमी थे, पता है कितने पॉजिटिव। हमारी बाजू लड़ाई होती, जो हमें धमकी देती हटरी, या चीज में फंसा दे बा चीज में फंसा दे, ये जेल में डलवा दे, जो करवा दे वो करवा दे, ये बाजू में है ना। पॉजिटिविटी की हद देखो, शायद तुम सोच न पाओ। हमने सोच ली थी तेरी हिम्मत है तो डलवा दे, हम तो उत ही रह के अभी पढ़ाई कर हैं, हमें उतर टेम ही टेम मिले गो। हमने सोच ली थी बे हमसे काम की के हैं तो हम तो बिल्कुल कमजोर बन जाए हैं, और घर वालों से कह दें कि सिर्फ किताब दे जाइयो बस। सोचे थे, सोचो, मतलब ये इतना बुरा तक सोच लिया हमने अपने बारे में। अब इससे बुरा और क्या ही होगा। हमने सोच ली थी कि नहीं, क्योंकि देखो दुनिया तुम्हें वो नहीं कर सकती, और हमने ये भी सोच लिया था कोई तो रास्ता निकलेगा, हम तो खुद को तैयार रखेंगे, फिर भले ही कछु हो जाए। और ये हकीकत भी है, ऐसे ऐसे एक व्यक्ति है जिसने यूपीएससी क्रैक किया है जेल में रह के। हाँ, कहते हैं कि किसी पे क्रिमिनल केस हो उसकी नौकरी नहीं लगती, उस बंदे ने जेल में रह के यूपीएससी क्रैक किया। लग जाती है, हाँ लग जाती है। तो उस बंदे ने, हाँ उस नहीं, उसने पढ़ा, वही रहा, और उसके व्यवहार से जेल का जो अधीक्षक था, उसकी जेल, उसकी सजा कम हो गई, क्योंकि जेल में आपकी सजा फिक्स नहीं होती, आपके व्यवहार पे टोटल डिपेंड करता है। पढ़ने के लिए बुक्स लाइब्रेरी रहती वहां, तो देखो अगर आप सुधर गए, अगर आप सुधर गए, मतलब वहां आपको ऐसा थोड़ी कि पढ़ने का मौका तो हर जगह मिलता है। सोचो, हाँ, तो वहां पढ़ने के लिए मौका मिलता है। उस बंदे ने जब यूपीएससी का एग्जाम दिया, रिटर्न में वो पास हुआ, उसका एग्जाम ऑब्जर्वेशन में करवाया गया, और उसका फिर इंटरव्यू भी हुआ। तो लास्ट में जो बात फंसी थी ना, पता है किस बात पे फंसी थी, कि ये एक कैदी है तो क्या इसको ये सम्माननीय पद देना चाहिए। तो क्राइम का नहीं पता, मगर उसकी लंबी खासी अच्छी खासी जेल थी, जो भी हो। तो फिर उसके अगेंस्ट न मालूम उसने एक रेट पिटीशन दायर करवाई कि मैंने सब कुछ किया है, सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया है, तो मुझे मौका मिलना चाहिए। और उस बंदे को फाइनली मौका मिला, इंटरव्यू भी पास हुआ, और वो एक जिले में एसडीएम के रूप में नियुक्त हुआ, उसकी सजा भी माफ कर दी गई, और ससम्मान जॉब पाई। अरे एक सर्च करना, यूट्यूब पे मिल जाएगी वो स्टोरी। तो ये सच है कि अगर आपके मन में अच्छी भावना हो तो सोचो, हम इतना तक सोच लिए थे, मतलब ये जो है ना, ये इतने हाई लेवल तक सोच लेना जरूरी है। फिर आसपास के मोहल्ला को तो घंटा फर्क नहीं पड़ा, तो साले हमारे काज मर चुके हो गए, तो बेशरम होने पड़ रही है। ऐसी कितनी कहानियां बता चुके हैं हम अपनी, सोचो किस किस लेवल तक सोच लिए, तब जाके इस लेवल पे पहुंचना है। चलो आगे देखें। तो फर्स्ट वाला लाइन कर ली है हमने, कंप्लीट कर ली थी। इट यूजेस टेक्निक, इस थिएटर ऑफ एब्जर्ड में जो टेक्निक यूज की जाती है, दैट सीम्स टू बी इलॉजिकल, ऐसी चीजें जो लॉजिकल नहीं होती, टू द थिएटर वर्ल्ड, इस थिएटर की दुनिया में, क्योंकि थिएटर ऑफ एब्जर्ड टोटली बेतुकेपन पे टिका हुआ है, इसमें लॉजिक नाम की कोई चीज होती नहीं। द आर्बिट्ररी स्ट्रक्चर मतलब मनमाना ढांचा, ऑफ द प्ले किसी प्ले का, रिफ्लेक्ट जो दर्शाता है द आर्बिट्ररी एंड इरेशनल नेचर। एक तो आर्बिट्ररी मतलब मनमाना, और इरेशनल मतलब जो असमान होता है, नेचर ऑफ लाइफ।
जीवन की प्रकृति को। ऐसे समझ लो कि थिएटर ऑफ एफजेड में जो कुछ भी सब ऐसा होता है कि सब मन चाहो होत जे जे कछु करने कर रहा है, कछु समझ में नहीं आए। सोच में बारी बात है कि जब इतना ही ज्यादा बकवास हरकतें हैं इस थिएटर में, तो यार थिएटर का क्या दोगे जो नाटक हो कैसे गो जाए पढ़त कौन हुई है ना, सोच रहे आखिर जाए पढ़त कौन हुई है, लेकिन लोग पढ़ते हैं, ऐसे नाटकों को देखते भी हैं। आज ही जाकर तुम वेटिंग फॉर गोडोट देखने तो तुम क्या हो, कहाँ है वो जाओ में, है ना, का जो है का आखिर आखिरी में क्या हो, 1% कछु समझ ही नहीं आओ। एक नाम और तुम्हें हम बता दें इससे पहले कि हम वो नाम वो बाद में याद ना आए। भारत के भी एक राइटर है, इंडियन राइटर, जिनका नाम है बादल सरकार। हाँ 3 से चौथी बार नाम बता रहे, है ना। हाँ बादल सरकार, हाँ नहीं वो दूसरे सरकार थे, ठीक है। इनका वर्क है इवाम इंद्रजीत। हाँ 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 इंद्रजीत वही, हालांकि आई भी हो सकता है इधर, लेकिन हमने डबल ही लिखा, ठीक। तो ये इनका एफजेड वर्क इंडिया का, थिएटर ऑफ एफजेड। सुनोगी तो कहोगी कि वाह अति आनंदित, लेकिन समझ में कच्चू नहीं आने। 10 अकबीर भी देखो तो क्या भाड़ में जा दिमाग खराब हो लगो। चलो ठीक, तो ये था, आगे देखें। चलो देखो हम समझाते हैं। अगर ढांचागत रूप से हम इसको देखें तो इन कॉन्ट्रास्ट अ वेल मेड प्लान, ये एक बहुत व्यवस्थित एक नाटक होता है, ड्रामा होता है। इसकी शुरुआत बिल्कुल व्यवस्थित लगती है कि ठीक है ना, मिडिल बीच भी ठीक लगता है, एंड नीटली टाइड अप एंडिंग, और साथ ही इसकी एंडिंग भी बंधी होती है, मतलब ये ड्रामा तो लगता है। हाँ टाइड मतलब होता है बांधना, हाँ नीटली मतलब होता है साफ स्वच्छ क्लियर, है ना, और टाइड मतलब होता है बंधा होना, हाँ टाइड ना। द प्ले बाय द एब्सर्डिटी प्ले राइट ऑफन स्टार्ट एंड द आर्बिट्ररी पॉइंट। एक प्ले में एब्सर्डिटी कब आती है, उसके पॉइंट्स में आती है जब वहां बातें होती हैं, एंड और वो खत्म कहाँ थी, जस्ट एंड आर्बिट्ररी, और वो कभी भी खत्म हो जाती है। मतलब जैसे मान लो कि कोई प्ले स्टार्ट हुआ तो किसी ने किसी से बहस शुरू की, क्यों मुझे क्यों मार रहा था, तो मार रहा था कोई रीजन होगा, मैंने कुछ नाटक किया तो तुमने मारा, तूने मुझे क्यों मारा, चल ला एक पान खिला, नहीं चल ला एक पान खिला, हम दोनों दोस्त हैं, चलो अपन यहीं बैठेंगे, अपन लोग गाना गाएंगे। कहां से बात कहां पहुंच गई, ठीक। हाँ तो बात आई समझ में, कहां शुरू हुई तो कहां खत्म हो गई। अरे मारने का रीजन पूछ रहा था और बात बैठ के बात करने लगे। हाँ हाँ शादाब जकाती, ये कॉमेडियन है कि 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने हम्म, हमारा मतलब एक क्रिकेटर, तो कॉमेडी यही यही होती है, मालूम है एब्सर्डिटी, तो हर एब्सर्डिटी में कॉमेडी होती है। आगे देखो, इसके जो प्लॉट्स हैं ऑफन डेविएट फ्रॉम द मोर ट्रेडिशनल, इसके प्लॉट्स बिल्कुल व्यवस्थित होते हैं जैसे होते हैं, स्ट्रक्चर भी सेम होता है ना, सीम्स टू बी साइक्लिक, लेकिन जो एक्टिविटी होती है वो कैसी दिखती है, जैसे रिपीट हो रही हो, जैसे वो रिपीट हो रही है। एंडिंग एट द सेम वे इट्स बिगिन, शुरुआत वैसे ही होती है जैसे मतलब खत्म वैसे ही होता है जैसे शुरू हुआ था। पता चला 2 व्यक्ति के आने से शुरू हो रहा था, लास्ट में एंडिंग 2 व्यक्ति के आने से ही हो रही।
जाने से नहीं हो रही, आने से ही हो रही। इट रिजेक्ट नरेटिव कंटिन्यूटी, ये कहानी की निरंतरता को रिजेक्ट करता है। एंड द रिजिडिटी ऑफ लॉजिक, और साथ ही इसके लॉजिक को भी रिजेक्ट करता है। यही है कहानी की, इसके डायलॉग का कोई सेंस नहीं होता। द सीन इज ऑफन अनरिकॉग्नाइज, अक्सर जो सीन देखते हैं वो पहचान ही नहीं होते। द डायलॉग नेवर सीम टू मेक एनी सेंस, ना ही इनके डायलॉग कोई सेंस बनाते हैं। एंड लैंग्वेज इज सीन एज अ फ्यूटाइल अटेम्प्ट, एक बेकार अटेम्प्ट होता है कम्युनिकेशन का, मतलब बातें पूरी नहीं होती। हाँ, इन शॉर्ट कम्युनिकेशन इज इम्पॉसिबल, जहां बात तो होती नहीं है। जैसे हमने कहा ना कि हमने तुमसे कहा कि तूने मुझे क्यों मारा, है ना, फिर कहा चल ला पान खिला, यहाँ बैठ के हमको हवन करना है। तो बात कहाँ से शुरू भाई और कब होगा? हाँ 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? ठीक, चलो आ गए। अब देखो, चलो देखो, द जनरल इफेक्ट इज ऑफ एन नाइटमेयर, इसका जो सामान्य प्रभाव होता है वो तो समझ लो कि एक सपना ही है। ड्रीम लाइक एटमोस्फेयर, ऐसा सपना होता है और इसका एटमोस्फेयर ऐसा होता है जैसे कि सपने में बात हो रही हो। इसका जो प्रोटैगनिस्ट होगा वो एकदम ओवरवेल्म, एकदम भावाभोर अभिभूत होगा, माहौल एकदम हल्ला गुल्ला वाला होगा और इरेशनल नेचर होगा। एनवायरमेंट ऐसा होगा कि जो अपने को पचा ही ना। मोस्ट एब्जर्डिस्ट इंटरमिक्स फार्स, बताते स्वयं का मीनिंग। तो देखो, मोस्ट एब्जर्डिस्ट इंटरमिक्स फार्स मतलब इसमें जो मिक्स वाली जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, तो वो लोग जो प्ले करते हैं, किसी भी चीज को प्ले करना, दिखाना, वो फार्स होता है। ट्रेजेडी इन विच द पाइगनेंट ट्रेजिक में कम्स अपॉन द फनी, जिससे कि क्या उसमें फनीपन आता है, और वाइस वर्स, हाँ, विपरीतता से चीजें उभर के आती हैं। मतलब अर्थ समझ में नहीं आया। अब फेमस पर्सन कौन है? तो सैमुअल बेकेट है, आर्थर एडामोव, है ना, इसके बाद आयोनेस्को, जीन जेनेट, हेरोल्ड पिंटर, एडवर्ड एल्बी एंड टॉम स्टोपर्ड कैन बी सेड टू बी द प्राइमरली प्लेराइट्स ऑफ द एब्सर्ड। ये मुख्य प्लेराइट्स थे जिनने प्रारंभिक रूप से क्या किया, इस प्रकार के वर्क को लिखना प्रारंभ किया। और एक बात तुम्हें बता दें, पिछले कई सालों से एक तो सैमुअल बेकेट और हेरोल्ड पिंटर, ये बहुत पूछे जा रहे हैं। हेरोल्ड पिंटर का हैप्पी बर्थडे शायद एक वर्क है ना, हाँ शायद, अब तो कमा रहा है ना, और हाँ शायद या बर्थडे ऐसा कुछ है कोई वर्क, वो नेट में आया है। और एडवर्ड, ये क्या बोलते हैं सैमुअल बेकेट, है ना, ये हेरोल्ड पिंटर ऑस्ट्रेलियाई राइटर है, ठीक। और सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडोट, अब लिख सकती हो कि वेटिंग फॉर गोडोट नहीं का है, ये बात याद रहेगी, बाय सैमुअल बेकेट। तो आज की स्लाइड को करेंगे अपन यहीं खत्म, हम इनकी भी स्लाइड है, हाँ